हेलो दोस्तों, चलिएगा, आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे कि वन शॉट देखेंगे। क्या देखेंगे? वन शॉट। वन शॉट किसका? क्लास 10th की जियोग्राफी में फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आपको फुल एक्सप्लेनेशन आपको इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी लिए हो ना, तो एनसीईआरटी को ओपन करिए और एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से देखिए। ठीक है। तो आप देखिएगा ना कि यहाँ पर दो वर्ड है। इस चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है आपको रिसोर्स और एक पढ़नी है आपको डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबी बन जाए, क्योंकि आपको इसमें फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे आप लोग पूरा पढ़ते हैं तो वन शॉट में आप लोग रिवीजन भी हो जाएगा साथ में, तो दोनों साथ में कर लेते हैं। ठीक है। तो आप लोग अगर एनसीईआरटी लिए हो ना, तो एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिएगा और एकदम अच्छे से देखिएगा। तो चलेगा कि हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो आपका है ना, यहां आप देखिएगा कि वर्ड रिसोर्स होता क्या है। यहां पर जो लिखा गया है रिसोर्स जो है, रिसोर्स रिसोर्स होता क्या है। आप लोग देखेंगे कि रिसोर्स क्या होता है कि एवरीथिंग जो आपके अराउंड सराउंडिंग कुछ भी दिख रहा है वो आपके रिसोर्स है। लेकिन रिसोर्स का एक्चुअली जो मीनिंग होती है, एक्चुअल में जो चीजें होती है, मतलब कि आपको उसका जो डिफिनेशन लिखना है। अगर पूछेगा कि व्हाट इज रिसोर्स, अगर आपसे एग्जाम पूछा कि व्हाट इज रिसोर्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एवरी थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट एंड विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई एंड आवर नीड्स। अगर हमारे नीड्स को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिसोर्स। लेकिन ये कंप्लीट आपका डिफिनेशन नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो रिसोर्स होता है वो क्या करती है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है, हमारे नीड्स को क्या करता है? फुलफिल कर लेता है। वही क्या करता है? रिसोर्स। लेकिन आप चाहे सुबह उठेंगे, अगर ये मार्कर्स देखेंगे, अगर ये बोर्ड देखेंगे, ये अगर आपके पेन देखेंगे, मतलब कि आपके एवरीथिंग आपके अराउंड अगर कुछ भी दिख रहा है, वो सारे के सारे क्या है? रिसोर्स है। लेकिन रिसोर्स में उसका जो मेन मीनिंग्स है, जो उसका मेन मीनिंग से मेन चीज है, उसको ध्यान रखना है, उसको समझना है हमें। तो ध्यान रखना है ना कि जो मेन मीनिंग्स है आपकी, उसको समझना है। तो अगर अगर उसमें टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजेबल और कल्चरली आपको एक्सेप्टेबल होगा, तो आपको ध्यान रखिएगा कि अगर ये तीन वर्ड आपके की हैं, टेक्नोलॉजिकल एसेसेबल, इकोनॉमिकली फिजेबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, अगर ये दिख रहा है ना, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रिसोर्स कहलाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही क्या है कि रिसोर्स एक साइकिल के रूप में चलती है, कि मतलब कि अगर पहली क्या होगी कि वो कल्चरली क्या होगा? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? टेक्नोलॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजेबल होना चाहिए। ये कहलाएगा आपका क्या? रिसोर्स। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये आपके एनसीईआरटी का डिक्टो लाइन है। इसमें आप अगर आप एनसीईआरटी रखे हो तो एनसीईआरटी को ओपन कर लीजिएगा और एनसीईआरटी को देखते रहिएगा। ये यहां तक चीजें हो जाएंगी। फिर आगे हम लोग देखते हैं ना, आगे क्या है। अगर आगे देखेंगे कि उसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि ये आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है। ये आप देखेंगे कि ट्रायंगल है। ट्रायंगल में जो आपको बता रहा है, इस इमेज का मतलब समझिएगा। इस इमेज का मीनिंग्स क्या है, इसको समझेंगे कि यहां पर देखिएगा कि ह्यूमन बीइंग दिया गया है। उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है ना, वो कैसे रिलेशनशिप बताता है। आपको इंटरडिपेंडेंट यहां लिखा गया, आपके एनसीईआरटी में आपको दिया गया है कि अगर इंटरडिपेंडेंट अगर होगा, मतलब कि अगर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप देखेंगे कि यहां पे लिखा है कि इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो कैसे रिसोर्स को निकालेगा। तो आप देखेंगे कि जब ह्यूमन जो होगा ना, वो नेचर के साथ क्या होगा? अपना इंटरेक्शन बनाएगा, मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करेगा? इंटरेक्शन करेगा। उसके साथ क्या करेगा कि टेक्नोलॉजी बनाएगा। टेक्नोलॉजी के साथ क्या करेगा? फिर इंस्टीट्यूशंस बनाएगा। फिर यहाँ पे चीजें आपको दिखेंगी। अगर समझिएगा कि जैसे अगर हमारे पास अगर कोई क्या है कि लकड़ी है ना, अगर कोई प्लांट है, प्लांट क्या हो गया? वो नेचर है।
नेचर से अगर हमें वहां से मेज बनानी है, अगर हमें टेबल बनानी है, टेबल को किस तरीके से यूज करना होगा, क्या नहीं करना होगा, मतलब कि अगर हमसे बनाना है, अगर हमें विंडो ही बनाना है, अगर डोर ही बनाना है, तो क्या करेंगे? वो तो नेचर के साथ क्या है, हम नेचर के साथ तो जुड़ गए हैं, लेकिन अगर उसे देखा जाए कि वो किस तरीके से काम करेगा, मतलब क्या है कि फिजिकल के साथ साथ क्या होगा, आपके पास टेक्नोलॉजी, अगर ह्यूमन क्या होगा, टेक्नोलॉजी के साथ ऐड होगा, तभी उस पेड़ को काटेगा और काट कर एक अच्छा सा बेहतर सा डोर बनाएगा। और उसे क्या करेगा, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसे कोई इंस्टीट्यूशन चाहिए जहां पर वो क्या कर सके, बेच सके, उसकी चीजें कर सके। तो अगर उसे पूछेगा ना कि आपके पूछेगा कि ह्यूमंस जो होता है वो इंटरेक्ट कैसे करेगा, उसका इंटरडिपेंड कैसे होगा, रिलेशनशिप किसके बीच के, नेचर के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ और इंस्टीट्यूशन के साथ अगर बोलेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये ह्यूमन जो होती है वो तीन चीजों के साथ क्या करती है, अपने इंटरेक्शन करती है। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलेगा, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखेंगे ना, देखेंगे कि रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया है। यहां से थोड़ा सा आपको चीजें करनी है। रिसोर्स का क्या गया, क्लासिफाई किया गया, किसको, रिसोर्स को। रिसोर्स को क्लासिफाई किया गया और बताया गया कि रिसोर्स को डिवाइड किया गया कुछ क्लासिफिकेशन में। पहला बटा गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहला बटा गया किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में, और इसको बांटा गया बायोटिक में और इसको बांटा गया अबायोटिक में। मतलब दो चीजों में बांटा गया, एक बायोटिक में बांटा गया और एक क्या होगा, अबायोटिक में। अच्छा, पुराने वाले बुक के एनसीईआरटी में ये सब चीजों का डिफिनेशन दिया था, इस बार जो नई वाली बुक आपको मिली है वो सब हटा दिया गया है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि अगर ऑन द ओरिजिन अगर पूछेगा ना, तो इसमें क्या होगा कि आपके दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। मतलब किसमें, एक बायोटिक, एक आपको बायोटिक, और इसमें एक बटा गया अबायोटिक। ठीक है, एक बटा गया अबायोटिक। ठीक, ये दो चीजें बांटी गई। तो आप लोग जानते होंगे कि शुरू से पढ़ रहे होंगे, बायोटिक में होता है जिसमें लिविंग होगी, क्या होगा, लिविंग होगा, जिसमें लिविंग होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जो लिविंग होगा, जो क्या होगा, लिविंग, जो लिविंग होगा, मतलब कि हम कह सकते हैं जिसमें लाइफ होगा वो क्या कहलाएगा, बायोटिक। और जिसमें लाइफ नहीं होगी, मतलब कि नॉन लिविंग जो होगा, मतलब कह सकते हैं जो नॉन लिविंग होगा वो क्या होगा आपका, मतलब जिसमें लाइफ नहीं होगी वो क्या कहलाएगा, बायोटिक कहलाएगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, आपसे एमसीक्यू पे पूछ सकता है कि बताओ कि ओरिजिन में आपको ऑन द बेसिस क्लासिफिकेशन किया गया रिसोर्स को, तो ऑन द बेसिस में बायोटिक और क्या आएगा, अबायोटिक आएगा, जिसमें दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑफ द बायोस्फीयर एंड हैव द लाइफ। ठीक, ये आपको दिया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि बायोटिक और अबायोटिक क्या होगा कि ऑल दोस थिंग्स दीज आर द कंपाइज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्स, जिसमें आपका एयर, वाटर और ईटीसी आपको आएगा, जिसमें आपको प्लांट, एनिमल और ईटीसी इसमें किसमें आएगा, बायोटिक में आएगा। ठीक, आई होप ये बात आपको चीजें समझ में आ रही है, आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। ये पहला था क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन से। अब देखेंगे कि आगे की तरफ चलेंगे, आगे तो चलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी में आपको दो है, आपको कितने हैं, इसमें आपको दो पार्ट टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में रिन्यूएबल्स और सेकंड में क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल्स। रिन्यूएबल्स में वो रिसोर्स होते हैं जिसे क्या कह सके, उसे रिन्यू किया जाए, मतलब दोबारा उसे रिसाइकल किया जाए, रिप्रोड्यूस किया जाए, वो रिन्यूएबल होगा। जिसमें आप लोग देखेंगे आपको सोलर एनर्जी, किसमें आपको आ जाएगा, सोलर एनर्जी में। ठीक है, सोलर एनर्जी में, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, रिन्यूएबल में आ जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या होगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में वो होंगे कि जिसे आप दोबारा कर सके, रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा उसे रिसाइकलिंग नहीं कर सकते। जैसे आपको कोल, क्या हो जाएगा आपका, कोल, पेट्रोल, मतलब कि पेट्रोलियम कर सकते हैं, उसके बाद डीजल, आपको ईटीसी, मतलब जैसे आपको कुछ भी अगर जो जलाने के बाद आपको नहीं मिले, मतलब जिसे यूज कर ले आपको ना मिले, क्या कहलाएगा वो, आपको नॉन रिन्यूएबल बुलाएगा। ठीक है, इसी पर क्या है कि ऑन द बेसिस ये होगा दो टाइप। आपको जो थर्ड डिवाइड किया गया, थर्ड में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में क्या डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का मतलब ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में आप देखेंगे ना, देखेंगे ऑनरशिप मतलब क्या होता है कि जो अपना खुद होता है, इसे डिवाइड किया गया
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में। पहला में देखेंगे आप लोग क्या बैठा गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब जिसमें आपकी खुद की हो। जैसे अगर हम ये बोर्ड है, ये हमारा पर्सनल बोर्ड है, तो क्या होगा, ये आपका इंडिविजुअल होगा, मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिस पर किसी की नहीं हो, उसमें क्या हो, सिर्फ आपकी ही चीजें हो, आपका क्या लगेगा, वो इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल का मतलब कि जैसे अगर आपका होम, होम क्या है, आपका आपका पर्सनल है, ठीक है, आपकी जमीनें, आपकी लैंड्स जो आपकी पर्सनल है, आपके मोबाइल्स, वो क्या है, वो इंडिविजुअल रिसोर्स है, इसमें किसी का नहीं है। लेकिन जो कम्युनिटी रिसोर्स है, कम्युनिटी जो रिसोर्स होती है, वो क्या होती है कि वो पब्लिक बोल सकते हैं। जैसे आपको पार्क, क्या है, कोई पार्क हो गया, ठीक है, पार्क हो गया। उसके बाद जैसे क्या होगा कि आप देखते होंगे कि जो प्रधान नल लगवाता है, वो क्या है आपके, वो सारे के सारे क्या है, कम्युनिटी रिसोर्स। मतलब कि हम कह सकते हैं कि पब्लिक चीजें जो होती हैं, जो पब्लिक चीजें होती हैं, वो कह सकते हैं क्या, कम्युनिटी ऑन रिसोर्स होती हैं। बात समझ आ गई होगी। नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स क्या होता है, नेशनल रिसोर्स में आप देखेंगे कि ये चीजें आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बता दे रहे थोड़ा करके। नेशनल रिसोर्स को देखेंगे ना, कि जैसे अगर आप इसे इंडिया को देखेंगे, अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया को अगर ये सपोज करिएगा कि ये इंडिया है, ठीक है, ये सपोज करिएगा कि ये इंडिया है, ठीक है, ठीक, ये इंडिया है। अगर इंडिया को देखेंगे ना, तो ये वाला पूरा यहां से देखकर, यहां से लेकर ये वाला लाइन क्या है, कोस्टल लाइन है। अब देखिएगा कि जो इस पूरे नेशंस में कोई भी रिसोर्स अगर निकलेगा, जैसे पेट्रोल निकल गया, डीजल निकल गया, इसके चारों तरफ अगर कुछ भी निकला, मतलब कि जो इसके अर्थ में आएगा, वो क्या कहलाएगा, नेशनल रिसोर्स कहलाएगा। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है कि ये आपको 24 नाटिकल्स मील तक जाते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो रिसोर्स है आपके, जो ये रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स में आप देखेगा कि जो चीजें होती है कि आप देखेंगे कि यहाँ से होता है कि 20 नाटिकल्स मील, फिर 24 नाटिकल्स मील्स तक ये चीजें आपको जाती हैं, ठीक है, ये आपको नहीं जानना है, ठीक। अगर आपसे सिर्फ पूछेगा कि ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, दो टाइप्स होते हैं, आपसे पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की, तो आप कह सकते हैं कि ये होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक कम्युनिटी होती है, और एक नेशनल रिसोर्स होता है, और क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स होता है, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना, देखेंगे कि ये चीजें जो हैं, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, चलेगा। अब हम लोग देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट में, स्टेटस डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, पहला आपका जो होगा, सेकंड और थर्ड, पहला क्या है, पोटेंशियल, आपको डेवलप्ड स्टॉक्स एंड रिजर्व। मतलब क्या है कि पोटेंशियल का मतलब आप देखेंगे ना, पोटेंशियल में क्या होगा, पोटेंशियल में अगर आप लोग देखेंगे कि पोटेंशियल की जो चीजें होती हैं, पोटेंशियल आप देखेंगे तो आपको एक एनर्जी टाइप की बात कर रहा है। किस टाइप की बात कर रहा है, एनर्जी टाइप की बात कर रहा है। एनर्जी टाइप का मतलब क्या बात कर रहा है कि पोटेंशियल आप देखेंगे कि जैसे कि अगर हम लोग कहीं पर क्या है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर वाटर है, अगर हम वाटर को यूज कर लें, किसको, वाटर को यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेंगे, वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या कहलाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर ये देखेंगे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी, जिसमें से आपको यूटिलाइज किया जाता है। डेवलप्ड रिसोर्स में क्या हो जाएगा, डेवलप्ड रिसोर्स में क्या होता है कि हम लोग डेवलप्ड करेंगे, स्टॉक्स करेंगे और रिजर्व करेंगे, ठीक है, डेवलप्ड। अच्छा, ये आपको एक और होगा, ये स्टॉक्स आपका अलग है, डेवलप्ड अलग है और रिजर्व अलग है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हो जाएंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगली अब हम लोग देखते हैं, अगला देखेंगे, यही आपको आपकी एनसीईआरटी में आपको ये इमेज दिया गया है। रिसोर्स को डिवाइड किया गया दो पार्ट में, एक नेचुरली में और एक क्या किया गया, ह्यूमन में। ह्यूमन बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ये आपको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिसाइक्लेबल्स, मेटल्स एंड नॉन रिसाइक्लेबल्स। ये आपके ध्यान रखिएगा कि ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके आते हैं यहाँ से, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, ये सब आपके एमसीक्यू में पूछता है, ठीक, चलेगा। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं कि अब देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे करेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि हम लोग सबसे ज्यादा आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, किसको, रिसोर्स को। उसे आप देखेंगे ना कि डेवलप, यहाँ लिखा गया डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स,
डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया आपके एनसीईआरटी में ये लाइंस दी गई है। आप देखेंगे कि हम लोग इतनी इच्छाएं होती जा रही हैं कि हम लोग किसी रिसोर्स को इतना बेकार यूज कर रहे हैं, इतना तेजी से यूज कर रहे हैं कि वो सारे रिसोर्स बहुत तेज कर रहे हैं। जैसे उसे डेवलप करना है, उसे बचाना है, अब किसी भी तरीके से क्या कर रहे हैं, डिग्रेशन हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है, उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वही सारी बात कर रहा है। तो लिखा है कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग ऑफ द ग्रीड एंड फ्यू इंडिविजुअल। मतलब क्या है कि जो रिसोर्स हो रहे हैं, कुछ लोगों की इच्छा, कुछ लोगों की जरूरत, मतलब इंडिविजुअल जरूरत होने के रीजन क्या हो रहा है, वो डिप्लेशन हो रहा है रिसोर्स का। सेकेंड क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड। आप देखेंगे कि कुछ लोगों के पास क्या है कि बस छोटी सी रिसोर्स हमारे पास है और उसे क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों के हाथों में रिसोर्स है, उसे यूज कर रहे हैं, विच इज द टर्न एंड डिवाइडेड इन द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट, हैव एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। आप देखेंगे कि मैक्सिमम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है, सिर्फ इंडिया की नहीं। हमें यहाँ पर पढ़ना है सिर्फ इंडिया को। किसको पढ़ना है, इंडिया को पढ़ना है। तो इंडिया को जब पढ़ना है ना, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एक्यूमुलेट किया जा रहा है रिसोर्स को ना, वो दो ही लोग इससे सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, या तो रिच यूज कर रहा है या पुअर यूज कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो आपको रिसोर्स यूज करेगा ना, वो कौन करेगा, वो करेगा रिच पीपल करेंगे। कौन करेंगे, रिच पीपल। जो गरीब होगा वो खुद ही परेशान है अपनी प्राइमरी चीजों की नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो क्या कर लेगा, वो तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद लिखा है ना कि इनडिस्क्रिमिनेट exploitation and resource has the lead and global ecological crisis such as global warming। ये ध्यान रखेगा कि ये चीजें जो हो रही है ना, मतलब क्या है, मतलब ये कर रहा है कि आप देखेंगे ना कि रिसोर्स को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या कर रहे हैं, अपनी नीड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर ले रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उसे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं कि उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से। मतलब कि हम उसे देख ही नहीं रहे, किसी भी तरीके से निकाल लेना है। जैसे हमें प्रॉफिट कमानी है, अगर कंपनी, अगर कोई इंडस्ट्री अगर बनेगी, वो क्यों आएगी, वो आएगी क्या, प्रॉफिट कमाने। वो जब प्रॉफिट कमाएगी तभी तो वो चीजों को आगे बढ़ाएगी। ये तो उससे कोई मतलब नहीं है कि इन्वायरमेंट खराब होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, आपके लैंड डिग्रेडेशन होगा, खराब होगा, उससे क्या लेना देना है, उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अभी आज देखिए प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि इसमें दिल्ली की हालत देख लीजिए, इतनी बेकार हो गई है कि वहां के एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है कि छोटे छोटे बच्चे सांस लेने, वहां के बड़े बड़े बच्चे क्या है सांस लेने, स्कूलें बंद चल रही हैं। तो वही कह रहा है कि इतना अंधाधुंध, मतलब इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है किसका, रिसोर्स का। और वो क्या कर रहा है, आपको ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकली क्राइसिस दिख रहा है। आप देखेंगे कि अभी इथोपिया में अभी क्या है, वहां का एक वोल्केनो फूटा हुआ है। वोल्केनो के निकलने से क्या हुआ है कि वो बहुत दूर तक उसके जो एयर डस्ट है, उसके जो डस्ट है वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। वो लगभग 7 या 8 कंट्री को क्या कर रही है, आपको वो पॉल्यूट कर रही है, इफेक्टेड कर रही है वो। तो वो कह रहा है कि ग्लोबल जो होगा ना, जो ग्लोबल चीजें होगी, जो ग्लोबल होगा, ग्लोबल का मतलब ये कह रहा है कि जो इकोलॉजिकली आपको दिखेगा ना, दिखेगा कि ये आपको जो दिखेगा वो क्यों हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन के कारण से दिख रहा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेंगी, ग्लोबल वार्मिंग। क्या मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लेशन। देख रहे हैं ना, ओजोन लेयर क्या करता है, वो आपको अल्ट्रावायलेट क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेस क्या करता है, बचाता है हमको, यूवी रेस क्या करता है, बचाता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन देख ही रहे हैं। उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन, लैंड अब देखिएगा कि जब क्या होगा, जब कोयला निकालेंगे, जब कोल निकालेंगे, जब कोल माइनिंग करेंगे तो क्या होगा, वहां की जमीनें खराब होंगी नहीं होंगी, होंगी ना। वही कह रहा है कि ये चीजें हो रही हैं, लेकिन एन इक्विटेबिलिटी एंड distribution of the resource and has become an initially for of the sustain equality and life and global place and is the present rate of the resource and depletion by of the few individual and countries and future of our planets in danger। अब अगर इसी तरीके से यूज करता गया, इसी तरीके से परेशानी अगर होगी, अगर इसी तरीके से सब कुछ होगा, तो क्या होगा, हमारी जो प्लेनेट है वो क्या होगा, डेंजर में आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, जब डेंजर में आएगी तो
इस चीज से निकलने के लिए, इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया, यहां पर एक लाया गया क्या आपको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया गया। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखिएगा कि ये इस चीजों से बचने के लिए, अभी क्या हुआ था देख रहे थे कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट था वो क्या कर रहा था, आपको चीजें प्रॉब्लम से डाल रही थी, चीजें प्रॉब्लम में कर रही थी। तो यहां से आपको बताना ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या करेगा, ये जो चीजें ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बचना है, इन चीजों से निकलने के लिए क्या क्या लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ये आपके ध्यान रखिएगा कि आपके साइट आंसर में आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि ये आपको एक 1 या 2 मार्क्स का आपको आ जाएगा। इसके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, तो ध्यान रखिएगा जो जो चीजें आपको यहाँ पर हम अंडरलाइन करवाते जाएंगे आप उसे एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, तो चलिएगा हम लोग देखते हैं कि जो चीजें हैं ना उसे समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसे कैसे समझना है। अब देखिएगा, सपोज करिएगा कि अगर हमें किसी नीड की आवश्यकता है, किसी की नीड की जरूरत है किसी ऑब्जेक्ट की, और उसका ऑप्शनल है, तो हम उसका क्या करें, ऑप्शनल को यूज करें। अब देखेंगे कि पहले क्या होता था कि हम लोग अलग अलग तरीके से रिसोर्स, पहले आप देखेंगे कि घर में पहले केरोसिन के लैंटर्न्स जलते थे, उसके बाद अलग अलग चीजें आई, फिर आपकी इमरजेंसी लाइट आई। अब तो चीजें क्या रही, अब तो सोलर एनर्जी, बैटरी आ गई, कारें आ गई है, पेट्रोल से चलने वाली जो चीजें थी वो बंद होकर गैस पर आ गई है, गैस से फिर क्या रहा, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है, आई नहीं है। लेकिन वही करा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि अपनी नीड को पूरा करो, लेकिन आप ज्यादा उसे एक्यूमुलेट, उतना ज्यादा माइनिंग नहीं करो। देखो कह रहा है कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करना है, लिखा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज द इन्वायरमेंट and developed in the present should not compromise with the needs of the future generation। करा कि हम कोई कंप्रोमाइज ना करें। कंप्रोमाइज का मतलब ये थोड़ी है कि नहीं कि नहीं हमको जरूरत है हम उसे निकालेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, क्या कर लोगे हमारा, करेंगे, हमारे करने से थोड़ी हो जाएगा ना। हमारे विचारों में यही होता है कि ये एक लोगों के करने से थोड़ी होगा। अगर यही सब लोग सोच रहे हैं तो क्या होगा, सबके लिए प्रॉब्लम होगी ना, होगी नहीं होगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो आप सीधे डिफिनेशन यही लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सीधे डिफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेज the environment and development in the present should not compromise without need and future generation। कंप्रोमाइज का मतलब यहां ये करा है कि नहीं हमें कंप्रोमाइज करा विदाउट कंप्रोमाइज, हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करनी है। कंप्रोमाइज की जगह हम क्या करेंगे, ऑप्शनल चीजें यूज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शनल चीजें यूज करेंगे। जो अगर जरूरत नहीं है तो उसे जरूरी नहीं कि उसे यूज करेंगे, नहीं उसे छोड़िए, उसके जगह हम कोई ऑप्शनल चीजें खोज लेंगे। जैसे अगर पेट्रोल से बाइक अगर चल रही है, अगर इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है तो उसको यूज करेंगे। हमारी जरूरतें क्या हो रही है, नीड हो रही है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रखनी है। वही कहलाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए किया क्या गया कि यहां पर एक लाया गया, क्या एक सम्मेलन हुआ, एक जिसे समिट बोलते हैं, समिट बोला गया। और समिट का नाम क्या रखा गया, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। अर्थ समिट ये हुआ क्यों, 1992 में। 1992 में ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको आता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि अर्थ समिट हुआ था कब, 1992 में। कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो। कहां हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में ये ब्राजील की एक कैपिटल है, ठीक है। ब्राजील क्या है, एक आप देखेंगे कि ये आप यहां अगर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में एक जगह है आपको यहां पर, आप देखेंगे आपको मिलेगा ब्राजील। क्या मिलेगा, यहीं पर मिलेगा आपको
ब्राजील मिलेगा। और ब्राजील में ही क्या मिला आपको, रियो डी जेनेरियो और सबमिट किया गया था। इसमें बात किया गया कि हमें किस तरीके से रोकना है इसे रोकने के लिए क्या किया गया, इसे समझना है आपको। ठीक है, तो देखिएगा कि ये आपके एमसीक्यू यहां से आपसे पूछे जाएंगे। तो लिखा है कि ये कब हुआ था, जून 1992। मोर देन 100 हेड ऑफ स्टेट्स लोग मिले और रियो डी जेनेरियो इन द ब्राजील एंड फॉर द फर्स्ट international earth summit, and the summit was the conveyed for of the addressing and the urgent problem for environmental protection। अभी हमने क्या देखे थे कि डिक्लेशन क्या था, डिप्लेशन हो रहा था, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस सबसे प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया गया, लाया गया क्या, रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट प्रोटेक्शन किया जाएगा। किससे किससे, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल पर काम किया जाएगा और उसमें क्या किया जाएगा, असेंबलाइज किया जाएगा, लीडर्स रहेंगे, उस पर साइन किए जाएंगे और उस पर बात किया जाएगा, डिक्लेरेशन होगा किस पर, ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ये ध्यान रखिएगा, इसे आप कर लीजिएगा कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करेगा और आपको यहां पर समझ लेना है। मतलब कि ये जो चीज है ये वाली, मतलब कि जो ग्लोबल का काम कर रहा है, ग्लोबल में आप देखेंगे कि जो ग्लोबल का है ना, मतलब कि ये जो है, जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है इस पर काम करेंगे वो, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड रियो कन्वेंशन एंड क्लोज ऑफ द ग्लोबल फॉरेस्ट एंड प्रिंसिपल, एंड इसी पर एडॉप्ट किया जाएगा। रियो डी जेनेरियो में क्या किया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा एजेंडा 21। ये आपको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपसे पूछ सकता है कि एजेंडा 21 कब एडॉप्ट किया गया था। तो आपको एडॉप्ट किया गया था कब, रियो डी जेनेरियो में और समिट में एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ जाएंगी। तो यहां पर लाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट और 18th सेंचुरी में, सही 21st सेंचुरी में लाई गई थी। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपसे पूछेगा कि रियो डी जेनेरियो क्या था, आप सीधे बताइएगा कि एक अर्थ समिट था जिसमें क्या था कि सब कितने 100 हेड स्टेट्स थे और इसमें साइन करना था क्या कि हमें ग्लोबल चेंज को, क्लाइमेट को चेंज करना है, उसे डिक्लेरेशन करना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और कन्वेंशन करेंगे, हर चीज बनाएंगे। और यहाँ पर एक एडॉप्ट किया गया क्या, एडॉप्ट किया गया एजेंडा 2021। एजेंडा 21, एजेंडा 21 में ये नाम रखा क्यों गया एजेंडा 21 का, एजेंडा 21 का नाम रखा गया था, इसलिए रखा गया क्योंकि यहां पर ना, यहां पर 21 चीजें बात की गई कि इसमें आपको 21 क्या क्या आपको सुधारनी है, उसे करेक्ट कैसे करनी है, तो यहां पर रखा गया एजेंडा 21। ठीक है, चलेगा, हम लोग आगे देखते हैं, आगे देखेंगे एजेंडा 21 को समझते हैं। देखिए एजेंडा 21 क्या था, तो आगे आपका यही है एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21 को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये एजेंडा 21 लाया कहां गया था, हमने बताया कि एजेंडा 21 जो था वो एडॉप्ट किया गया किसमें, रियो डी जेनेरियो और समिट में। कब हुआ था वो, 1992 में हुआ था। ठीक है, तो ये लिखा है कि इट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द साइन बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on the Environment and the Development, UNCED। ये आपसे फुल फॉर्म एमसीक्यू में पूछ लेता है कभी कभी, इसे आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछेगा कि UNCED का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट, ओके, which took place Rio de Janeiro, Brazil, and at the aims क्या था इसका, जो एम था उसका एम था क्या, अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अभी बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि अपनी विदाउट कंप्रोमाइज करते हुए अपनी नीड को क्या करना है, फुलफिल करना है और फिर अगले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखनी है, वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूरे। तो ये लिखा इट इज एजेंडा कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज एंड पॉवर्टी। इसमें हमने बोला ना सब 21
चीजें थी, एजेंडा थी इसमें, 21 एजेंडा थी, जिसमें पॉवर्टी भी, गरीबी भी थी, डिजीज थ्रू ऑफ द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन द कॉमन इंटरेस्ट एंड मैनुअल नीड्स एंड द शेयर्स। तो यही लिखा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी किया जाएगा, मेजर ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे किसमें, एजेंडा 21 में। और यहाँ पर एवरी, ये काम किसका होगा, इज द दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये लोकल गवर्नमेंट का काम होगा, ड्रॉ इज ऑन द लोकल एजेंडा 21 के साथ चलाया जाएगा। ठीक है, ये आई होप ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो आप लोग एनसीईआरटी में इसे देख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपसे पूछता है, आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपको यही बिल्कुल, अगर आपसे पूछेगा तो आप बिल्कुल यही लिख सकते हैं, बिल्कुल यही आप लिखेगा कि एनसीईआरटी सब कुछ है। हमने आपसे बोला है कि एनसीईआरटी जो चीजें कर देंगी वो कोई नहीं कर पाएगा, आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिएगा, चलेगा। आगे देखते हैं हम लोग, लिखा है कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट और रिसोर्स को बचाना कैसे है, लेकिन प्लानिंग कैसे करेंगे कि रिसोर्स करना है। तो आपकी अगली टॉपिक आपकी रहेगी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग यहां लिखा है, व्हाई डू वी नीड रिसोर्स प्लानिंग, हमें क्यों जरूरत है रिसोर्स की, यहां क्यों जरूरत है, यहां लिखा है अनइक्वल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। ये आपको देखेंगे कि रिसोर्स जो है क्यों हो रहा है, क्यों, वाई क्यों हो रहा है। एक्सप्लेन इसका है कि बैलेंस रिसोर्स एंड प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रिलीजन एंड लोकल लेवल पर हमें रिक्वायर्ड है इसको प्लानिंग करने की। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा रिसोर्स प्लानिंग हम लोग कैसे करेंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि अनइक्वल और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन से होता है, उसे बैलेंस कैसे करेंगे, उसे बैलेंस कैसे करेंगे, तो उस पर काम करना पड़ेगा, किसको, नेशनल लेवल पर काम करना पड़ेगा, स्टेट लेवल पर काम करना होगा, रीजन स्टेट काम करेगा और लोकल लेवल पर काम करेंगे, तब जाकर हमारी रिसोर्स की प्लानिंग होगी और हर चीजें बनेंगी। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग यहां से कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में करेंगे क्या, कि हमें इंडिया में रिसोर्स को प्लानिंग कैसे करना है, इसको समझना है। रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे, इसको ध्यान रखना है कि रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करेंगे इंडिया में। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया में कि रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे 3 स्टेप से। सिर्फ इंडिया में नहीं, आप किसी भी कंट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम इंडिया में हैं तो इंडिया का पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो चीजें हैं ना, को आपसे पूछेगा कि रिसोर्स को कैसे आप करेंगे, रिसोर्स को बचाएंगे कैसे, कैसे समझेंगे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, रिसोर्स को 3 स्टेप में करेंगे। कितने स्टेप में, 3 स्टेप में करेंगे। तो रिसोर्स को हम लोग करेंगे 3 स्टेप में समझेंगे। पहले रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में आप देखेंगे, पहला जो होगा, पहला प्लानिंग करेंगे आइडेंटिफाई, क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि रिसोर्स है कहां। ऐसे कहीं भी नहीं है, चल दिए टेक्नोलॉजी लेकर निकालने, चल दिए, निकाल रहे हैं, कुछ निकल गया, कुछ सारी फालतू का पैसा खर्च हो जाएगा, होगा ना होगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा रिसोर्स का, रिसोर्स है क्या, एंड इन्वेंट्री एंड द रिसोर्स एंड अक्रॉस ऑफ द रीजन ऑफ द कंट्री एंड दिस इन्वॉल्व क्या होगा, पहले क्या करेंगे, उसका सर्वेलेंस करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे, फिर इक्वालिटी चेंज करेंगे, फिर क्वांटिटी भी करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स। तो ये पहला हो जाएगा। पहला को क्या करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग रिसोर्स का पहला आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सेकंड करेंगे उसका इवेल्युएट करेंगे, प्लानिंग का, कैसे, स्ट्रक्चरल इन्वेंटेड एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि हमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करना होगा, कैसे निकालना होगा, इस स्किल क्या होगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप क्या होगा, उसे ध्यान रखना और उस प्रकार से डेवलप करेंगे प्लान को। थर्ड क्या होगा कि मैचिंग द रिसोर्स एंड डेवलप प्लान विद द ओवरऑल द नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये 3 चीजें हैं, आपको ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में, तो आपको 3 चीजें यही लिखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं लिखना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इंडिया में आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, नहीं बताते आपको कि क्योंकि ये 1 शॉट है, तो 1 शॉट में लोग थोड़ा सा करेंगे ना, फिर वहां चीजें हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपको आ रहा है तो फुल चैप्टर आपको एक्सप्लेनेशन ये है कि हर जगह आपको अलग अलग दिखेगा। अब क्या करना है, हमें रिसोर्स को बचाना है। क्या करना है, रिसोर्स को बचाना है। रिसोर्स को बचाएंगे कैसे, तो ध्यान रखिएगा कि यहां लिखा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स।
रिसोर्स को बचाएंगे कैसे? आप जानते हैं कि कम से कम यूज करिए, है नहीं है? आप ध्यान रखिएगा कि महात्मा गांधी का एक कोट है, महात्मा गांधी जी का एक कोट है कि देयर इज द इनफ। ये आपसे पूछता है कि अगर ये कोट किसका है, तो आप ये कोट बताएंगे कि एमजी गांधी का है, महात्मा गांधी का है। ये लिखा है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी इज नीड बट नॉट इज द एनीबॉडी इज ग्रेट। अगर ध्यान रखिएगा, अगर किसी की जरूरत अगर है, आवश्यकता है, तो उसके लिए इनफ है। लेकिन अगर उसकी जरूरत अगर क्या है कि अगर उसकी इच्छा ही है, तो उसके लिए क्या है, कितना भी वो कर ले, उसके लिए जरूरत नहीं, उसकी पूरा नहीं हो सकती है, चाहे वो कुछ भी कर ले। यही बोल रहा है। तो ही इज द प्लेस, ग्रीड इज द सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉइटिव नेचर इज द मॉडर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड रूट कॉजेस ऑफ द रिसोर्स एंड डिप्लेशन ऑफ द ग्लोबल लेवल। अगर सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की अगर नीड होगी ना, महात्मा गांधी जी का कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को सिर्फ जरूरत है तो उसकी जरूरतें पूरा हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी की अंदर अगर वो उसको नहीं बहुत ज्यादा रिजर्व करके रखना है, तो वो कितना उसको दे देंगे, वो कभी भी नहीं मानेगा। उनके कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो वही लिखा है कि ही वाज द अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा निकालेगा फालतू चीजें। is the wanted is the replace and with the production by of the masses, ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसे सही करने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने एक बुक में चीजें की गई। तो ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल पर काम कैसे किया गया, ये आपसे पूछता है, ये आपसे पूछेगा कि इंटरनेशनल लेवल पर काम कैसे हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि एक क्लब था, क्लब ऑफ द रोम एडवोकेट ऑफ द रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ द फर्स्ट टाइम, पूरे इंटरनेशनल में बात किया जाएगा। और वो सिस्टमेटिक वे में बात करेगा, किसमें? सिस्टमेटिक वे में बात करेगा। और उसमें कब बात करेगा? वे इन द 1968 में बात होगा। ओके, यहां तक बात समझ आ गई। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो रिसोर्स है कंजर्वेशन की, अगर देखिए किसी की अगर जरूरतें हैं तो वो हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी की इच्छा नहीं, वो सिर्फ रिजर्व करनी है, अगर किसी के अंदर शैतान जग जाएगा, ग्रीड है उसकी, ठीक, तो कहां से उसको भूखमरी है, तो कहां से मिलेगा उसको? ठीक है, वही लिखा है कि देखिएगा कि ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि subsequently in the 1974 is the Gandhian philosopher was the once again presented by of the Sachmar। ये आप देखेंगे ना, Sachmar in his is the book, उनके बुक का नाम क्या था? स्मॉल इज द ब्यूटी। तो पहली बात किया जाएगा गांधीयन फिलोसफर स्मॉल इज ब्यूटी की बात करिएगा, किसमें? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, इस बुक को ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा? इनके द्वारा। और कौन सी बुक थी? ये बुक थी स्मॉल इन द ब्यूटीफुल। ओके, इज द सेमिनल contribution is the respected in the resource and conservation at the global level was the made by Brundtland and Commission। ब्रूटलैंड कमीशन आई थी, कब आएगी वो? 1987 में, 1987 में आएगी, इसे आप ध्यान रखिएगा। एंड दिस रिपोर्ट इज द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि ये इंट्रोड्यूस कौन करता है, तो ये ग्लोबल लेवल पर ये रिपोर्ट थी, कौन? ब्रूटलैंड। ठीक है, ठीक है, ब्रूटलैंड जो होगी ये आपको रिपोर्ट जारी करेगी, किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। एंड द एडवोकेट इज द मींस ऑफ द रिसोर्स एंड कंजर्वेशन एंड व्हिच इज द सबक्वांटली ऑफ द पब्लिश्ड बुक एंटायर आवर कॉमन फ्यूचर and other the significant contribution made of the Earth Summit रियो डी जेनेरियो ब्राजील इन द 1920 में। ठीक है, 1992 में ये हो जाएगा। ओके, ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात हो रहा है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलेगा कि अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। आगे तरफ देखेंगे कि अब हमारे पास है लैंड रिसोर्स। क्या है? लैंड रिसोर्स। लैंड रिसोर्स में देखेंगे कि लैंड रिसोर्स है क्या। लैंड रिसोर्स में आप देखेंगे कि इंडिया की जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट किसमें है, वो जरूरत क्या है। तो लैंड रिसोर्स में देखेंगे कि इट इज सपोर्ट नेचुरली वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। ये यूज होता है। तो देखेंगे कि ये क्या है कि इसका यूज है।
क्या है, यूज। अगर पूछेगा कि लैंड का जो यूज है लैंड रिसोर्स का, तो हम लोग क्या करेंगे, वेजिटेशन करने के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बना है, ह्यूमन लाइफ के लिए है, और इकोनॉमिकली एक्टिविटीज के लिए है, और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए है। अगर देखा जाएगा कि जो आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स है, लैंड्स मास, उसको कैसे बांटा गया है, तो देखेंगे कि आपका ये एनसीईआरटी का है, तो देखेंगे कि 27 जो है, 27 जो है वो क्या है, प्लेट्यूज है। जो हमारी जो लैंड्स है, ये पूरा जो आपका है, ये पूरा कितना, ये 100% है, ये क्या है आपका 100% है। इसमें देखेंगे कि 43% आपको क्या मिलेगा, प्लेन्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 30% क्या मिलेगा, आपको माउंटेन मिलेगा। मतलब कि जो इंडिया की ये पूरी लैंड है, डिवाइड है, मतलब प्लेन में कितने परसेंट डिवाइड है, वो डिवाइड है 43%। माउंटेन का जो पार्ट्स है वो क्या है 30%, और 27% आपका क्या है, प्लेटू में डिवाइड है पूरा। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि माउंटेन्स आप ध्यान रखेंगे कि इंडिया के कुछ चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे कि इंडिया का कुछ पार्ट्स है। आप देखेंगे जैसे अगर इंडिया को देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडिया को अगर इंडिया को देखेंगे ना, तो अगर इंडिया को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर स्टेट की चीजें आपको अलग अलग मिल जाएंगी। ठीक है, क्या होगा कि आपको अलग अलग चीजें मिल जाएंगी, इंडिया की चीजें। अब देखना है कि देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट्स क्या पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। यहाँ पे देखेंगे कि ये माउंटेन हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखेंगे माउंटेन हो जाएगा, ये वाला पार्ट देखेंगे माउंटेन हो जाएगा। तो चीजें ये सब जो है, ये जो आपका है वो कितना है, आपका 30% है। प्लेन एरिया मतलब देखिए जहां पर रिवर निकलती है, आप रिवर को देखेंगे कि जो रिवर जहां से निकलेगी वो प्लेन एरिया होंगी। क्या होंगी वो, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया चीजें जो होंगी, जैसे कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गंगा, ये सब क्या है, ये आपके रिवर्स हैं। तो ये जो एरिया होगी वो क्या है, वो आपके प्लेन एरिया। वो कितना है 43%। लेकिन जो प्लेटूज है, प्लेटू में आप देखेंगे, प्लेटू पढ़ाया गया होगा आपको, तो आप लोग फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया अगर पढ़े होंगे ना, तो आपको चीजें पता होंगी। ये वाला जो पार्ट्स है आप देखेंगे बहुत प्लेटू है, कुछ आपको दिखेगा, आपको मिलेगा छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, आपको बहुत सारे प्लेटू आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर दक्कन प्लेटू, तो ऐसे प्लेटू है, मतलब जो प्लेटू में डिवाइड्स है वो क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएगा आपका कितने परसेंट हो जाएंगे आपके 30%। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगी। लैंड रिसोर्स में ये सब एमसीक्यू में आपको आते हैं, आप अगर रखे होंगे एनसीईआरटी आप उसे देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा, और ये आप बिल्कुल नोट्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिएगा आपको कि लैंड यूटिलाइज का कैसे करेंगे, लैंड का यूटिलाइज कैसे हुआ है, मतलब कि प्लेन को कैसे यूज किया गया है, प्लेटू को कैसे यूज किया गया है, ये सब सारी चीजें जो दी गई है ना, इसको समझना है। तो ध्यान रखना है कि लैंड का यूटिलाइज कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि लैंड का यूटिलाइज में आपको फर्स्ट जो है ना वो क्या है, फॉरेस्ट। क्या है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में जो यूज है किसका, लैंड का, फॉरेस्ट में यूज किया गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है लैंड नॉट द अवेलेबल, लैंड नॉट द अवेलेबल फॉर ऑफ द कल्टीवेशन। कुछ लैंड्स होता है जो कल्टीवेशन, जिसमें क्या होगा कि बर्न एंड वेस्टेज लैंड्स आ जाएंगे आपके। सेकंड क्या हो जाएगा, लैंड पुट ऑफ द नो एग्रीकल्चर यूजेस, जैसे क्या होगा बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज, ईटीसी। कुछ लैंड्स है जो वेस्ट लैंड है, उसका यूज ही नहीं कर रहे हैं। कुछ लैंड्स है, ध्यान रखिएगा कि क्या इसमें आपको लिखा है कि अवेलेबल फॉर द नॉट, जो क्या है आपको लैंड तो है लेकिन वो कल्टीवेशन के लिए कोई काम नहीं है, जिसमें आपको फर्स्ट लिखा है बर्न एंड द वेस्टलैंड्स, जो आपको जो एकदम बेकार बंजर और ये जमीन हो जाएंगी, आपको कोई इसकी जरूरत नहीं होती है। थर्ड आपको सेकंड क्या हो जाएगा, लैंड पुट टू द नॉन एग्रीकल्चर, जैसे यूज आपको वो तो यूज नहीं है, जैसे जहां बिल्डिंग बन गया है, जहां क्या है बिल्डिंग बन गई है, क्या वहां खेती करेंगे, नहीं। जहां रोड बन गया वहां कर पाएंगे एग्रीकल्चर, नहीं। आपको जहां फैक्ट्री लगी वहां नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको फर्स्ट हो जाएगा, फॉरेस्ट में यूज किए, यूटिलाइज कर लिए। सेकंड में किसमें यूज कर लिए, लैंड एंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन के लिए, जिसमें से आपको बर्नेन एंड द वेस्टेड लैंड आ जाएगा, लैंड एंड पुट ऑफ द नॉन एग्रीकल्चर आपको आ जाएगा। ओके, एंड थर्ड आपको क्या हो जाएगा, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, जैसे आपको एक्सक्लूड फॉलो लैंड्स भी आपको है, आपको ध्यान रखना क्या होता है। आपको देखिए जैसे लिखा है कि आपको परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, ग्रेजिंग लैंड्स आप लोग देखिएगा जो आपको बंजर और आपको देखेंगे जो घास चढ़ने वाली जो
होती है उसका भी यूज नहीं करेंगे। थर्ड हो जाएगा लैंड अंडर ऑफ द मिसलियस ट्री क्रॉप्स ग्रो नॉट द इंक्लूड ऑफ द नेट आपको सोन एरिया, अभी नॉट सोन एरिया भी बताते हैं, वो लास्ट वाला टॉपिक है, अभी देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो लैंड का अंडर मिसलिनियस होगा वो क्या होगा, ट्री क्रॉप्स ग्रो होंगे, ठीक है, ये हो जाएगा जिसमें आपको नेट सो एरिया नहीं आएगा। थर्ड आपको क्या होगा, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जिसमें होगा लेफ्ट अनकल्टिवेटेड मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब कि वो ऐसे आपके जमीन है, ये आपसे पूछता है, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये आपके एमसीक्यू बातें हैं, इसको आप कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आप इंपॉर्टेंट जरूर कर लीजिएगा कि लेफ्ट द अनकल्टिवेटेड मोर देन द 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स, मतलब कि हमारे पास वो जमीन ठीक है, जो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लैंड है, ये क्या है कि अब क्या होगा कि मान लेते हैं किसी सपोज से झगड़ा वड़ा हुआ, घर वाले मार और करके बैठे हुए, अब बोल दिए कि नहीं ये जमीन पड़ी रहेगी, न तुम इस पर एग्रीकल्चर करोगे और ना हम एग्रीकल्चर करेंगे, या ऐसे पड़ गई है जमीन कहीं छूटी हुई है, किसी के पास समय ही नहीं है काम खेती करने का या एग्रीकल्चर करने के लिए समय ही नहीं है, जब समय नहीं होगा तो क्या होगा, ये लगभग कितने आपको मोर देन 5 साल से पहले, मतलब 5 ईयर तक उस पर कोई खेती नहीं की जाए, कोई एग्रीकल्चर नहीं की जाएगी, वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाएगा आपका क्या, अनकल्टिवेटेड कहलाएगा, कल्टिवेटेड एंड वेस्टेड लैंड, ओके। ये मतलब 5 साल तक उस पर काम नहीं किएगा, आपकी पहले वो बंजर जमीन नहीं है, वो उस पर काम ही नहीं किया जा रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ देखते हैं हम लोग, फोर्थ देखेंगे फॉलोज लैंड। देखिए फॉलो लैंड क्या होगा, ये क्या होगा कि लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और मोर लेस 1 कल्चर ईयर्स, मतलब करंट फॉलो मतलब वही बोला है कि आपको देखेगा कि विदाउट कल्टीवेशन मतलब बिना कल्टीवेशन का ही एक या उससे कम हाफ ईयर के लिए क्या करा, कल्टीवेशन नहीं किया गया तो कहलाएगा क्या, फॉलो लैंड्स। अदर्स एंड कल्टीवेशन फॉलो होगा, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड द पास्ट द 1 to 5 years एग्रीकल्चर, ये हो जाएगा अदर देन कल्टीवेटर्स फॉलो कल्चर हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना है, ये आपसे पूछता है नेट सोन एरिया, ये होता क्या है। सपोज करना है कि यहां लिखा है कि फिजिकली एक्सटेंडेड ऑफ द लैंड एंड व्हिच इज द क्रॉप एंड सोन ऑफ द हार्वेस्टिंग एंड नोन एज द नेट सोन एरिया, इसको समझना है। सपोज करो कि हमारे पास एक लैंड है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, लैंड है। अब मान लीजिए कि इतनी हमने क्या किया, या सपोज करते हैं कि हमने इतने वाले पार्ट कर क्या करते हैं, इतने वाले पार्ट को क्या करते हैं कि इतने वाले पार्ट को हम सपोज कर लेते हैं कि इतने वाले पार्ट को हम लोग कल्टीवेट नहीं किए, यहाँ पर कुछ नहीं किए, ये छोड़ दिए, आपको ये जगह अपने आप खाली पड़ा हुआ है, इस पर कोई काम ही नहीं हुआ है, हमने सिर्फ एग्रीकल्चर यहाँ पे आप किया है, हमने सिर्फ क्या किया है, एग्रीकल्चर इस पर आपको क्रॉप्स लगाए और यहाँ पर सारी चीजें किए। जो यहाँ से हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, जो एग्रीकल्चर करेंगे, जो यहाँ से आपको निकालेंगे, वही कहलाएगा नेट सोन एरिया। मतलब जहां से लिखा ना कि क्रॉप इज द सोन द हार्वेस्टेड इज नोन एज द एरिया एंड एरिया सोन एज द मोर देन वंस इन द एग्रीकल्चर ईयर प्लस एंड नेट सोन एरिया इज द नोन एज द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर क्या है कि अगर यही सोन एरिया 1 मोर आर द एग्रीकल्चर ईयर प्लस अगर नेट सोन कर रहे हैं तो कहा जाएगा क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। मतलब समझिएगा, सपोज करिएगा कि ये हमारे पास जमीन जो है, ठीक है, देखते हैं हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं, इसको समझिएगा ना थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चीजें हैं कि अब ध्यान रखना है कि ये हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, हमने बोला कि इतना हमने कल्टीवेट नहीं किया, मान लेते हैं ये पूरा क्या है, कितना हेक्टर है ये, मान लेते हैं पूरा 12 हेक्टर है, पूरा पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा मान लेते हैं कि ये 12 हेक्टर है जमीन है हमारे पास, कितनी है, 12 हेक्टर्स है। अगर 12 हेक्टर्स ये है, कितनी है, 12 हेक्टर्स, अगर 12 हेक्टर्स अगर ये है तो हमने सिर्फ काम, ये मान लेते हैं कि इसमें से 4 हेक्टेयर हमने क्या किया, खेती ही नहीं की, कल्टीवेट ही नहीं किया, और सिर्फ कितना किया, 8 पर किया, कितना किया, 8 पर, कितना किया, 8 पर। तो हमने बोला कि जो 8 पर किए, मतलब जो 4 वाला है, 4 वाले छोड़ दिए हैं, 8 वाला जो किया है, मतलब इस पर हमने क्या किया है, एग्रीकल्चर किया है, हमने इस पर कुछ भी आपके क्रॉप्स निकाले हैं और उगा लिए हैं उस पर, ठीक है, क्रॉप्स को उगाए। अब ध्यान रखना है कि सिर्फ 8 हेक्टेयर पर, कितना, 8 हेक्टेयर पर, और जो 8 हेक्टेयर पर हार्वेस्टिंग किया है उसे क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया, क्या बोलेंगे, नेट सोन एरिया बोलेंगे।
लेकिन यही बोला है कि सॉन द हार्वेस्टिंग मोर देन वन एंड इन द एग्रीकल्चर ईयर्स, मतलब एक या ज्यादा एग्रीकल्चर ईयर्स में अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए पहले साल हमने किस पर किया, फर्स्ट ईयर में 8 हेक्टेयर पर काम किया और सेकेंड ईयर में हमने फिर 8 हेक्टेयर पर ही काम किया, तो 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। यही कहलाएगा आपका क्या, ग्रॉस क्रॉप्टेड एरिया। क्या कहलाएगा, ग्रॉस क्रॉप्टेड एरिया। ओके, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि हमने पहले साल फर्स्ट ईयर में 8 काम किए, सेकेंड ईयर में कितना 8 काम किए, तो ये कहलाएगा आपका क्या, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहलाएगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा। आई होप ये बात हमारी समझ में आ गई होगी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं होनी चाहिए। चलेगा कि हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसे क्या बता रहा है आपको। फिर समझना है आपको कि अब ध्यान रखना है आपको कि अब देखेंगे कि लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। हम लोग लैंड को यूज कैसे कैसे करते हैं इंडिया में, इसको पैटर्न को। आपको पता है कि इंडिया की जो पूरी एरिया है, जो जियोग्राफिकल एरिया पूरी है, वो कितनी है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये है ये। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये वाली पूरी एरिया का हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं द यूज लैंड ऑफ द determined both by of the physical factors such as the topography, climate, soil types as well as the human factors and such as population density। ये सब यूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई, मतलब ये सब लोग जगह जगह जैसे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड द ट्रेडिशनल एटीसी, ये हम लोग लैंड के पैटर्न को इंडिया में यूज कर रहे हैं। देखिए इंडिया के जो, तो ध्यान रखना ना कि ये जो चीजें हैं आपको यहाँ देखेंगे कि आपको देखिएगा कि यहाँ पर आपको दिया है कि 100% में से आपको जनरल लैंड यूज कैटेगरी में 2019 और 20 का ये डाटा है। एक तरफ ये डाटा है और एक तरफ डाटा ये डाटा को थोड़ा समझना है कि ये फॉरेस्ट वाला है, ये बर्न एंड अनकल्टिवेटेड है एरिया, ये चीजें ये हमने अभी देखा है। तो आप देखिएगा कि ये पहले सब देखिए बड़ा नहीं बना हुआ, देखो जो ब्लू कलर का है फॉलो एंड द अदर देन करंट फॉलोज का है, ठीक है। इधर देखिएगा ये 18% फॉरेस्ट वाला है। तो हम लोग धीरे धीरे क्या किए, इसे चेंज किए। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसमें बहुत चीजें हम नहीं देखना है इसको, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि जो हमने वहां पर देखा है कि इसको थोड़ा सा समझ लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि द पैटर्न ऑफ द नेट स्वॉन एरिया, अभी बताया द पैटर्न ऑफ द नेट स्वॉन एरिया भी बताया कि जिस पर आप जितना आप लोग एग्रीकल्चर करते हैं और जो जमीन छोड़ जाती है वो नेट स्वॉन एरिया लिखा था कि फ्रॉम ऑफ द वन स्टेट एंड अनदर एंड इट इज द 80% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, लेस देन 10% अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, आइलैंड मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आपका 80% पूरे आपके नेट स्वॉन एरिया का, मतलब हमने क्या बोला, क्या जहां पर कल्टीवेशन की जाएगी, जहां पर क्या होगा कल्टीवेशन की जाएगी, वो 80% वो दो स्टेट्स यूज कर रहे हैं, पंजाब और कौन, हरियाणा। और 10% से कम कौन कौन है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। एंड फॉरेस्ट एरिया जो कहोगा, फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज द फार लोअर देन ऑफ द डिजायर्ड ऑफ द 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरियाज एंड इट इज द आउटलाइंड इज द कौन है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ये लाई गई नेशनल, आपसे पूछेगा कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी क्या है, तो आप सीधे ये बताएंगे 1952 में लाई गई थी। इट वाज द कंसीडर द इनिशियल मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकली बैलेंस एंड द livelihood millions of people and live in the their figures of this forest depend upon it। मतलब जो ये फॉरेस्ट जो है इस पर कितने लोग हैं, कहां पर है, मिलियंस ऑफ पीपल अपनी जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं इस वाले एरिया पर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के साथ 33% लोग यहीं पर रह रहे हैं, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्टेड लैंड इंक्लूड्स द रॉकी एरी डेजर्ट एरियाज एंड लैंड put of the on the non-agriculture uses of the include settlement, roads, railways, industry में रहती हैं। जो चीजें वेस्ट लैंड है, जहां पर कुछ नहीं काम किया जा रहा है,
तो डेजर्ट एरिया है, सब एरिया है, तो हम लोग इसका यूजेस कहाँ क्या कर लेते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एरिया में, तो हम लोग बना देंगे सेटलमेंट एरिया बना देंगे, जहां पर रहने के लिए रोड्स बना देंगे, रेलवे बना देंगे, इंडस्ट्री बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, इंडियन पैटर्न्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन। आप ध्यान रखिएगा कि लैंड क्यों खराब हो रहा है, लैंड कैसे कम हो रही है हमारे पास। अब देखेंगे कि सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी बना दे रहे हैं, कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी कर दे रहे हैं। तो देखेंगे कि लैंड डिग्रेडेशन एंड द कंजर्वेशन मेजर्स, मेजर्स क्या है, ध्यान रखिएगा, लिखा 95% of our basic need for food, shelter and clothing are the obtained from lands। 95% जो है ना, वो हमारी बेसिक नीड्स किसकी, फूड मिल जा रहा है, सेटलर मिल जा रहा है, क्लॉथिंग एरियाज मिल जा रहा है, ऑप्टेन कहां से, लैंड से मिल रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द नॉट ओनली द ब्रॉट अबाउट ऑफ द degradation and of the land but have the also aggregators of the piece of the natural forest of the causes damage of lands। अब देखेंगे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना, लैंड को खराब ही कर रहे हैं जी, ये सारी चीजें होगा। तो सम ह्यूमन ऑफ द एक्टिविटीज सच एज क्या, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काट काट के घर बना ले रहे हैं, रोड्स बना दे रहे हैं, सब कुछ बना दे रहे हैं। एंड ओवर ग्रेजिंग, ज्यादा से ज्यादा क्या है, घास काट ले रहे हैं, जब आपको बारिश होगी तब भी खराब हो जाएगी। माइनिंग खूब कर रहे हैं। अब देखेंगे जैसे क्या है, पंजाब में नहीं कर सकते हम लोग क्या, झारखंड, बिहार, ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, मतलब जहां पर माइनिंग की जा सकती है, जैसे कोयले की माइनिंग होगी, वो कहीं जमीन के अंदर ही होगी ना, जमीन को निखरेंगे, लैंड खराब करेंगे, तो ये होगा, उसे बचाना हमें रिसोर्स को। एंड माइनिंग एंड द एक्वायरिंग हैव द contributed of the significantly and the land of the degradation। कारण सबसे ज्यादा रीजन क्या है, तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछेगा कि लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा कि यही पॉइंट्स आपको लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट्स। अब इसे ये तो मान लीजिए आपको नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे क्या होगा, डिफॉरेस्ट हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, माइनिंग एंड क्वेरिंग हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रहा है, ओवर इरिगेशन। अब देखिएगा ना कि अगर गांव में आप देखेंगे कि कहीं भी खेती होती है, तो खेती करने के लिए क्या होता है कि आप कहीं भी इरिगेशन कर रहे हैं, अगर इरिगेशन कर रहे हैं तो वहां पर सीधे जमीन में पानी ऐसे छोड़ देते हैं, रात भर पानी उसमें जा रहा है, उसमें आप सिंचाई कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, रात भर उस बगल वाले खेत में पानी चला गया, झड़ा हो जा रहा है। अब उससे क्या होगा, मिट्टी बहेगी ना, सॉइल बहेगी नहीं बहेगी, वो भी क्या रहा है, वो लैंड इरिगेट कर रहा है आपको। उसके बाद आपको क्या होगा कि माइनिंग एंड द प्रोसेसिंग ऑफ द इंडस्ट्रीज, काट काट के इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, जो अभी हमने ये जो पढ़ा है, इसका ये छोटी पॉइंट थी। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। उसे कंजर्वेशन कैसे करेंगे, कंजर्व कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, कम से कम डिफॉरेस्ट करेंगे, हम लोग अच्छा पेड़ लगाएंगे, माइनिंग कम करेंगे, मतलब क्या होगा, मतलब ये सब चीजें कम करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मेजर हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ना कि ये आपका पूरा चैप्टर आपको खत्म करेंगे। ठीक है, वो सारे आप लोग देखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे ना, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें यहाँ पर अगर हम डिटेल करेंगे बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो चलेगा। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा है सॉइल एंड रिसोर्स, क्या लिखा गया है, सॉइल एंड एज अ रिसोर्स, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल क्या है कि एक टाइप का रिसोर्स होता है। तो आप देखेंगे कि इंडिया में सॉइल को डिवाइड किया गया है। आप देखेंगे, अगर इंडिया को देखेंगे, इंडिया को अगर देखेंगे ना, तो देखिएगा कि यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूट लिखा है ना कि इंडिया हैज द barrier relief as the features and land forms of the climate relevance of the vegetation types, and these types of the contributes development of the various type of soil, जिसमें से आपको क्या होगा, alluvial soils, black soils, red and yellow soils, laterite soils and arid soils and forest soil। ये आपके क्या है, सॉइल के टाइप है जो इंडिया में मिलेगी, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तब पूछेगा कि इंडियन टाइप्स क्या होगी, ये आपकी होगा, तो आप लोग ये जाके इसमें आप मैक्सिमम चीजें जानते हैं, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी इसे खत्म कर लेना। तो देखिएगा कि ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, एल्युवियल सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल क्या होती है, रेड सॉइल क्या होती है। तो एक बार हम लोग ना मैप को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, मैप को समझते हैं,
चीजें, फिर आपको मैक्सिमम चीजें समझ आएंगी। ठीक है, देखिएगा कि ये हमारे पास मैप है। ठीक है, ये मैप है। मैप में देखेंगे ना, मैप को देखेंगे और समझेंगे इसको। ठीक, देखिएगा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिएगा कि इंडिया है। क्या है? इंडिया है। इस मैप को समझेंगे, आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएंगी। आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें मेजर चीजें आपको ध्यान रखनी है, और कोई एमसीक्यू में आपको जो हेल्प करेगा चीजें, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये क्या है, ये इंडिया है। क्या है? इंडिया। अगर इंडिया को देखेंगे ना, अगर आपको इंडिया को देखेंगे तो ये इंडिया है। आप देखेंगे कि इंडिया में आपको अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग क्या है, स्टेट्स हैं। तो देखिएगा ये जो आपको ये वाला दिख रहा है, जितने ये ग्रीन वाला दिख रहा है, मतलब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन लैंड्स है, सॉइल है। क्या है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है। तो देखिएगा कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आप देखेंगे कि ये वाला पूरा पार्ट आपका J&K, जम्मू कश्मीर है। ये आपका देखेंगे थोड़ा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, माउंटेन मिल जाएगा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल मिल जाएंगे आपको। ये सॉइल का है, मेजर सॉइल ऑफ टाइप। ये आपसे पूछता है कभी कभी, ये आपको बनाने के लिए भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इसे आप बिल्कुल लीजिएगा। ये सिक्किम वाला पार्ट है, तो सिक्किम का हो जाएगा। ये अरुणाचल प्रदेश है, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नहीं, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेन वाला जो आपका होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एल्बुलियर वाला जो आपका होगा, तो आप देखेंगे इसका जो पार्ट है दूर दूर तक फैला हुआ है। देखिए ये वाला पूरा पार्ट, मतलब हम कह सकते हैं ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम कह सकते हैं जहां जहां रिवर, आपको जहां पर मैक्सिमम रिवर दिखेंगी, वो सारे के सारे क्या है, एलुवियल सॉइल है। क्या है? एलुवियल सॉइल है। यहाँ तक आई होप ये बात समझ आ गया। रेड एंड येलो सॉइल क्या है? रेड एंड येलो सॉइल देखेंगे, ये वाला पार्ट पूरा रेड एंड सॉइल। आप ध्यान रखिएगा कि आप लोग स्टेट देख लीजिएगा, कौन कौन स्टेट्स कहाँ है, ये आपसे पूछता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये वाला पूरा पार्ट, मतलब जहां माउंटेन मैक्सिमम चीजें दिख रही हैं, वहां पर रेड सॉइल मिल जा रही है। उसके बाद ब्लैक सॉइल आपको एक ही जगह मिलेगा, मैक्सिमम सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल आपको महाराष्ट्र मिलेगा। ये वाला पार्ट देखेंगे सबसे ज्यादा आपको पूरा ये महाराष्ट्र, एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको ये सब होगा। देखिए ये सब वाला पार्ट क्या है, ब्लैक सॉइल वाले हैं। ये सब क्या है, ब्लैक सॉइल वाले हैं। क्या? ब्लैक सॉइल वाले हैं। उसके बाद देखिए लेटेराइट्स वाला, लेटेराइट्स में आपका ये वाला पार्ट है। ये सब क्या है, आपके लेटेराइट्स है। एरिड, एरिड में देखेंगे कि आपको जहां पर डेजर्ट होगा, डेजर्ट कहाँ है इंडिया में, आपको सिर्फ एक ही जगह आपको मैक्सिमम डेजर्ट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, थार। तो ये वाला आपको राजस्थान वाला जो पार्ट है वो क्या है, एरिड वाला मिलेगा। तो हम लोग एक एक सॉइल को करके ना पढ़ लेते हैं और समझते हैं। आई होप हमारी ये बात आपको समझ में आ जाएगी। चलेगा, अब देखते हैं ना। तो फर्स्ट सॉइल हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को समझते हैं और देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि एलुवियल सॉइल में है क्या, थोड़ा समझते हैं एलुवियल सॉइल को। ठीक है, अब देखिएगा कि दिस द मोस्ट वाइडली द सेपरेटेड इंपॉर्टेंट सॉइल एंड इनफैक्ट ऑफ द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन। कहां मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन। अभी हमने बोला कि नॉर्दर्न प्लेन कौन होगा, नॉर्दर्न मतलब ये आप देखिएगा कि ये इंडिया वाला पार्ट जो होगा, कि अगर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब ये क्या, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। और ये छोड़िएगा, हम लोग बना लेते हैं एक दूसरा मैप। ये वाला पार्ट देखिएगा, ठीक, देखिएगा। अब ये नॉर्दर्न मतलब ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट आप देखेंगे मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपको नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा क्या, एलुवियल सॉइल। तो ये लिखा है एलुवियल आर द मेड ऑफ द एलुवियल सॉइल एंड दिस हैव बीन डिपोजिट बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये आपसे पूछता है कि बताइए कि एलुवियल सॉइल का मेजर 3 रिवर्स कौन कौन सिस्टम्स हैं। तो आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 9th में, क्लास 9 में चैप्टर पढ़े होंगे क्या, ड्रेनेज।
ड्रेनेज में आपको बताएगा कि आपको एक पहली रिवर है कौन, इंडस, सेकंड क्या है, गंगा, थर्ड क्या है आपको, ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र। अगर हम इन रिवर को देखें और समझें, अगर हम इन रिवर को देखें और समझें कि ये रिवर कहां कहां मिलती है, इसे ध्यान में रखना है। तो आप देखेंगे ना कि ये अगर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहां से ना एक छोटा सा मैप ले लेते हैं। किसमें गया मैप, मैप में पिक्चर में देखते हैं, हाँ यहाँ पर है, मिल गया मिल गया, चलिए ठीक है, यहां से देख लेते हैं ये, ठीक, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, आपको मिल गया ना, चलेगा, इसको देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कहां पर लगा देते हैं, इसको इधर लगाते हैं, देखिए यहां से दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, चलिए ठीक है, यहां से देख लेते हैं, यहां दिख जाएगा आपको। तो आप देखेंगे ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, ठीक, चलिएगा। अब ध्यान रखना है ना कि ये अगर आपसे पूछा है क्या है कि इसको समझते हैं कि जो मैप है, इसको देखते हैं मैप को, ठीक, यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है, दिख भी रहा होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलिएगा देखते हैं ना। आप देखेंगे ना कि ये क्या है, उत्तराखंड है, आपसे बोला क्या है कि आपके हिमालयन रिवर, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, आप देखेंगे कि ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, ये क्या है, पूरा हिमालय है, ये क्या है, हिमालय है। आपसे पूछा कि हिमालय रिवर में, आप देखेंगे हिमालय रिवर में ना, आप इसको देखेंगे और समझेंगे ना, आप देखेंगे कि जो हिमालय रिवर में, आप देखेंगे कि यहां से आपके उत्तराखंड से एक रिवर निकलेगी, आपको जो उत्तर प्रदेश से होते हुए, ठीक है, बिहार से थोड़ा सा झारखंड जाएगी, ठीक है, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कहा, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, ठीक है, यहां से, और आपको यहीं से निकलती है चेमायुंगडुम से आपको ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र यहां से होते हुए यहां मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडस भी यहीं से निकलती है और जो यहां से होते हुए इधर चली जाती है। आपके ये क्या, ये मेजर तीन है, ये आपका गंगा है, ये आपका ब्रह्मपुत्र है, और ये आपकी क्या है, इंडस है। ये जहां जहां आपको दिख गई है, मैक्सिमम जो रिवर दिखेंगी, हमने बोला ना कि यहाँ को क्या बनाएंगे, यहां बनाएंगे आपको एल्युवियल सॉइल बनाएंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक, ये क्या होगा कि एल्युवियल सॉइल बना लेगी। उसके बाद ये लिखा है ना कि ब्रह्मपुत्र एंड दिस सॉइल ऑफ द आल्सो एक्सटेंडेड इन द राजस्थान, राजस्थान कुछ रिवर जो है क्या है, सॉइल का है राजस्थान में, गुजरात में, एंड नैरो कॉरिडोर में, एंड एल्युवियल सॉइल इज द आल्सो फाइंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पर्टिकुलर इन द डेल्टास, जहां जहां डेल्टा बनेगा, हमने बोला था यहां से देखेंगे आपको निकलेगी क्या, आपको मिल जाएगा क्या, गोदावरी, यहां से आपको मिल जाएगी कृष्णा और कावेरी, ये सब आपको जो रिवर है ना, ये सब आपको पूरा का पूरा क्या देंगे, तो ध्यान रखिए यही लिखा है ना, डेल्टास एंड महानदी, महानदी आप देखेंगे कि आपके उड़ीसा में, तो महानदी आपके निकल जाएगी उड़ीसा से, ठीक, ये आपका वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तो यहां से आपको जाएगी, तो महानदी यहां से होकर ऐसे निकल जाती है, तो यहां भी डेल्टा बनाएगी, ठीक है। उसके बाद गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये आपके पूरे के पूरे ये चीजें बनाएंगी, तो आपको एल्युवियल सॉइल कहां कहां मिलता होगा, किस रिवर से मिलता है, तो ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलेगा, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं, देखेंगे कि एल्युवियल सॉइल की कैरेक्टर्स क्या होगा, ये चीजें आपको दिखेंगे क्या,
तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछता क्या है, इधर छोड़िएगा, ये बिगर नेरोस होता है, तो ये स्लोप एंड देखो यहाँ लिखा गया कि ये पेडिमेंट ऑफ द सॉइल इज द, यहाँ पे क्या मिलेगा, द्वार्स, चूस एंड तराई, ये आप कर लीजिएगा इसको, ठीक, ये होता क्या, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि अ पार्ट ऑफ द, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बता दे रहे हैं, खादर और बांगर को। खादर और बांगर होता क्या है, देखिएगा क्या होगा कि जैसे सपोज करिएगा कि अभी हमने क्या बोला कि अगर रिवर को देखेंगे, यहां पर अगर रिवर को देखेंगे तो कि इसको हम मेजर करते हैं, यहां पर मूव कर लेते हैं और हमारे पास एक आ जाएगा मैप, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि ये जो चीजें हैं ना, मतलब कि जो खादर है, खादर क्या है, खादर और बांगर दो वर्ड्स है, इसको समझते हैं, खादर और बांगर को। खादर और बांगर को अगर समझेंगे ना, कि मतलब कि अगर देखेंगे कि यहां से, सॉरी यहां हो जाएगा, चलिए अब देखिएगा कि ये जो खादर आपको दिया है, मतलब क्या है, सपोज करो ये रिवर है, ये रिवर यहां से ऐसे चली गई, गंगा है, गंगा क्या करेगी, अपने साथ क्या लाएगी, बहुत सारी क्या लाएगी, बहुत सारा गार्स लाएगी, बहुत सारी सॉइल्स लाएगी, मिट्टी लाएगी। एक क्या होगा कि एक केस के बाद क्या होगा, यहाँ क्या करेगा, बाढ़ उड़ाएगा, सारी क्या करेंगे, सारी सॉइल्स को क्या करेगा, छोड़ देगा। सॉइल को जो क्या करेगा, छोड़ेगा, तो क्या होगा, सॉइल छोड़ देगा, तो ये सॉइल का बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होगी, और जब बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होगी तो क्या होगा, अच्छी मिट्टी मिलेगी, तो वो कहलाएगी अभी क्या, खादर, क्या मिलेगी, वो कहलाएगी खादर। जब नई नई सॉइल होती है वो खादर होती है, लेकिन जब अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर जब क्या होगा, यही फिर आपको रिवर पानी लेकर आएगी और बाढ़ लेकर आएगी, तो फिर एक नई मिट्टी लाएगी, तो क्या होगा, ये मिट्टी तो ही रहेगी ना, और फिर क्या करेगी, इसी के ऊपर ये रिवर आएगी और आपको एक नई मिट्टी आपको क्या करेगी, डिपोजिट कर देगी, और डिपोजिट करेगी जो आपके, जो अब देखो जो पहले जो, अब ये जो काला वाला है वो क्या होगा, पुरानी मिट्टी हो जाएगी, और जो पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, भांगर, जैसे भंगार जानते हैं, भंगार कहते हैं भंगार। अरे आपको जाने खादर और बांगर याद करने का बस एक ही ट्रिक है, बहुत आसान तरीके से, जो भंगार होगा, भंगार जानते हैं ना, जो कोई यूज करना हो, जो अगर यूज का नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग खादर और बांगर को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो खादर और बांगर को अगर यूज करना है तो एकदम अच्छे से हम लोग उसे याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, भांगर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भंगार, भंगार मीन्स क्या होता है, कबाड़, मतलब जो चीजें हमको जरूरत नहीं होती है वो बांगर है, और जो नई चीज होगी मतलब वो क्या हुआ, खादर, मतलब कि अगर नई मिट्टी होगी खादर, और बी से बांगर, मतलब जो बांगर होगा वो क्या होगा, भंगार होगा। वही लिखा है कि बांगर होगा जो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द एलुवियल सॉइल एंड कैन द क्लासिफाइड ऑफ द ओल्ड एलुवियल सॉइल। जब ओल्ड एलुवियल सॉइल होगी वो क्या कहलाएगी, बांगर होगी, और जब न्यू सॉइल एलुवियल सॉइल होगी वो क्या होगा, खादर। मतलब जब रिवर नई नई आपको देगी वो खादर हो जाएगा, और जो पुरानी होगी वो क्या होगा, बांगर होगा। ठीक, उसके बाद फिर ध्यान रखना है आपको कि notice of the खादर and the more fine of the particular and the more of the fertility of the बांगर। हमने बोला क्या कि खादर क्या होता है, ज्यादा फर्टिलिटी होती है किससे, बांगर से। ये ध्यान रखिएगा कि यही आपको चीजें दी गई हैं। तो अगर ध्यान रखिएगा कि इसमें आपसे पूछता क्या है कि इसमें क्या क्या आपको मिट्टी में मिलती है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मोस्ट दिस सॉइल इज द कंटेंट एक्वेट ऑफ द प्रोपेशन एंड पोटास। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है पोटास, phosphoric acids, lime, which is the are the ideal for of the growth। किसके लिए, यहाँ कौन कौन सी आपकी एग्रीकल्चर होगी, शुगर केन, किसकी होगी, शुगर केन की, पैडी धान की, उसके बाद आपको वीट गेहूं की, एंड अदर cereals and the pulses crops and due to the its high fertility। यहाँ पर आपको हाई फर्टिलिटी का ज्यादा होगा, रिलीजन द एलिजिबल सोइल and the intensity of the cultivate and density of the pollet and the soil is the deeper of the area is the more alkaline।
ये ध्यान रखिएगा, एल्कलाइन एंड कैन बी ऑफ द प्रोडक्टिविटी आफ्टर द प्रॉपर ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द इरिगेशन। ओके, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे यहाँ पर क्या होगा कि ध्यान रखना है कि आपको ये सॉइल कहाँ कहाँ मिलेगी। तो ये सॉइल आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो सॉइल होगी, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये वाली सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। ये सॉइल देखिएगा, इस सॉइल को समझिएगा कि आपको एल्यूवियल सॉइल अभी बताया ना कि ये जो आपके स्टेट्स हैं, अभी आप स्टेट्स पढ़े हैं, ये आपके स्टेट्स हो जाएंगे। इसमें एग्रीकल्चर क्या होगी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलेगा कि अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ देखते हैं और आगे की तरफ इसे समझते हैं, ठीक। तो चलेगा कि अब हम लोग देखेंगे ब्लैक सॉइल। क्या देखेंगे? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल को देखते हैं। चलेगा, अब देखते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक। ब्लैक सॉइल, ये हमारे पास क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को देखते हैं और समझते हैं ब्लैक सॉइल है क्या। ब्लैक सॉइल देखेंगे कि दिस सॉइल आर द ब्लैक इन द कलर। ये क्या होता है कि कलर में क्या होता है, ब्लैक होने के रीजन से इज नोन एज द रेगुलर सॉइल। ये आपसे पूछता है, ध्यान रखिएगा कि आपसे एमसीक्यू में पूछेगा। दिस सॉइल आर द ब्लैक इन द कलर एंड आल्सो इज द नोन एज द रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल इज द आइडियल फॉर ऑफ द ग्रोइंग ऑफ कॉटन। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि ये जो ब्लैक सॉइल होता है किसके लिए होगा, इसलिए इसे बोलते हैं नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। अगर पूछेगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सबसे अच्छा आइडियल बना था किसके लिए? कॉटन के लिए। एंड इट इज द बिलीव क्लाइमेटिक कंडीशन एंड बीच इज द parent rock of the material and the important factors of the formation of black soil, and this type typical is the Deccan trap, जिसे बेसाल्ट से मिलता है ये, and the over the Deccan plateau and made up of the lava flows। अगर कहेगा कि ये मिट्टी कैसे बनी है, ये बनी किससे बनी है? लावा फ्लो से। आप देखेंगे कि वैल्कोनो से, किससे? वैल्कोनो के निकलने से क्या हुई है, ये आपको क्या मिली है, आपको यहां से पूरी निकली हुई है और निकलकर आपको ब्लैक सॉइल बनी है, जिससे क्या पूरी मिट्टी जल चुकी है। ये पूरा कवर कहाँ करेगा? प्लेटू। ये प्लेटू जो होगा दक्कन प्लेटू, अब ध्यान रखना है कि दक्कन प्लेटू कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र में। ये क्या करेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा ब्लैक सॉइल? महाराष्ट्र में। अभी हमने बोला ये स्टेट आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टेट आपको बिल्कुल आनी चाहिए। एंड सौराष्ट्र, सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। मालवा मध्य प्रदेश में। एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड दिस द साउथ ईस्ट। कहाँ होगा? साउथ ईस्ट डायरेक्शन अबाउंड ऑफ द गोदावरी के पास और कृष्णा वैली के पास मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको देखना होगा तो आपको दिखा देते हैं फिर से कि आपको मिलेगा कहाँ ब्लैक सॉइल। अभी बोले हैं कि ब्लैक सॉइल को देखेंगे ना, ब्लैक सॉइल को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ब्लैक सॉइल आप देखेंगे, ब्लैक सॉइल को कि ब्लैक सॉइल जो होगा ना, ब्लैक सॉइल, अभी क्या बोले हमने? ब्लैक सॉइल कहाँ होगा? ये अभी ये क्या हमारे पास है? ब्लैक सॉइल। क्या है? ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्लैक सॉइल। देखिएगा ये क्या है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को देखेंगे, ब्लैक सॉइल दिखेगा। ये वाला पूरा पार्ट क्या है? महाराष्ट्र। ये क्या है? सौराष्ट्र गुजरात का ये वाला पार्ट, और यहाँ मध्य प्रदेश मालवा भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये सब क्या है? ब्लैक सॉइल। अभी बोले क्या? कृष्णा और गोदावरी के पास भी आपको ये दिखेगा, ये वाली चीजें, ठीक है। ये आपको स्टेट्स आपको पता होना चाहिए जो आपको स्टेट दिया है, ठीक है। चलेगा, अब हम लोग देखते हैं कि जो है यहां तक, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब ध्यान रखना है कि आपको फिर उसके ऊपर देखना है, आपको देखना है और समझना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि लिखा है ना कि द ब्लैक सॉयल ऑफ द चलिए यहां पे द ब्लैक सॉइल आर द मेड ऑफ द एक्टिवली ऑफ द clay material and they are the well known as the fair of the capacity of the hold moisture and the condition of the rich of soil the nutrients such as the calcium। ये ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये एमसीक्यू पूछेगा कि बताइए किसमें आपको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट मिल सकता है, ये चीजें किसमें मिलेंगी, तो आप इसे ध्यान रखिएगा।
इसे देख लीजिएगा जरूर, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आइए आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब चलेगा कि अब हम लोग देखते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि ये सब आपको सॉइल मिलेगा, उसके बाद देखिएगा कि ब्लैक सॉइल के बाद आपको आएगी इधर सॉइल द जनरली ऑफ द फास्फोरिक कंटेंट आपको जाएगा, उसके बाद आपको मिलेगा क्या, रेड सॉइल, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि हमें करनी है, चलिए अब देखेंगे, हम लोग देखेंगे रेड सॉइल को, रेड सॉइल को देखेंगे ना, रेड सॉइल में रेड एंड येलो सॉइल को, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये क्या होगा कि डेवलप्ड ऑन द क्रिस्टलाइन इंगेशियन रॉक्स एंड एरियाज ऑफ द रेनफॉल, जहां होगा ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, ईस्टर्न और क्या होगा साउदर्न पार्ट दक्कन प्लेट के ऊपर, जहां पे ये देखिए ये सब आपको ये रखने वाली चीजें रखनी पड़ेगी, जहां पे क्या होगा येलो एंड रेड सॉइल मिलेगी, आर इज फाउंड ऑफ द पार्ट ऑफ उड़ीसा, याद रखिएगा कि आप लोग स्टेट याद कर लीजिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स, ठीक है। चलिएगा, अच्छा हम लोग यहां से एक मैप ले लेते हैं, मैप 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 किधर गया, यहां पर है कि जाने थे मैप, छोड़ते हटाइए, मैप आप लोग देखे होंगे, मैप में आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए हटाइए मैप को, चलिए अब ध्यान रखना है कि ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट्स हो जाएगा, हैव द क्या होगा मिडिल गंगा प्लेन्स एंड अमॉन्ग ऑफ द पेडी माउंट एंड जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अच्छा वेस्टर्न घाट बता देते हैं आपको, देखिए ये वाला पार्ट आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, ये अगर आप देखेंगे, ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला पार्ट, सॉरी बना लेते हैं हम लोग, ये देखेंगे ईस्टर्न घाट है और ये क्या है वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा आपका वेस्टर्न घाट इंडिया का। तो क्या है कि वेस्टर्न घाट एंड दिस द सॉइल ऑफ द डेवलप्ड ऑफ द रेडिश कलर एंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द आयरन एंड द क्रिस्टलाइन ऑफ द मेटाफोरिक रॉक्स, ये आप कर लीजिएगा, जिसमें आपको हाइड्रेट मिलेगा। चलेगा, हम लोग देखते हैं लेटेराइट, क्या देखते हैं लेटेराइट, चलेगा लेटेराइट सॉइल देखते हैं, लेटेराइट सॉइल में आपको क्या क्या मिल जाएगी, लेटेराइट सॉइल में लिखा है कि लेटेराइट हैज बीन द derived of the from the Latin later is the means of the brick, मतलब कि इससे क्या बनेगा, ये ब्रिक होता है, एंड लेटेराइट ऑफ सॉइल एंड द डेवलप्ड ऑफ द अंडर ट्रॉपिकल, क्या हो जाएगा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द अल्टरनेट वेट एंड द ड्राई सीजन। अब देखिएगा जो ट्रॉपिकल होगा ना, अब देखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए आप लोग, ये वाला देखेंगे, ये वाला पार्ट क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस ये वाले एरिया पर अब देखिएगा, अभी हमने आपको दिखाया था, कहां पर दिखाया था मैप में, आपको मिल जाएगा लेटेराइट्स वाला पार्ट, आपको ये वाला मैप है, आप देखेंगे कि जो लेटेराइट वाला वो बोले थे कि जो ट्रॉपिकल एरिया होगा जहां पर ज्यादा आपको थोड़ा सा होगी, ये लेटेराइट वाली ये वाली पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट जो होगा आपको ये वाली पार्ट ट्रॉपिकल एरिया है, ये भी पार्ट क्या है ट्रॉपिकल एरिया, ये भी पार्ट ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब जहां पर थोड़ा सा ड्राई मिलेगा, ड्राई वाला जो ड्राई वाला एरिया मिलेगा वो सब क्या मिलेगा आपको, वहां मिल जाएगा आपको क्या कि आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक, ओके। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको स्टेट देख लीजिएगा एक बार, स्टेट को हम बार बार बताना खोलना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। चलिएगा अब देखते हैं हम लोग, ये आपको मिल जाएगा कहां कहां पर, इसकी जो पीएच वैल्यू होगा इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा इसको, ये क्या होगा डीप एसिडिक होगा, एसिडिक पीएच वैल्यू आपको क्या होगा 6 से ज्यादा होगा, ठीक है। एंड जनरली ऑफ द डिसेंट ऑफ द प्लेटू, जिसमें न्यूट्रिएंट एंड अकर ऑफ द मोस्टली साउदर्न स्टेट्स, जैसे आपको वेस्टर्न घाट, एंड आपको कहां कहां मिल जाएगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, सम पार्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, कुछ पार्ट में वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के रीजन को मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा यहाँ तक, जिसमें होगा ह्यूमस आपको रिच होगा बट अंडर ऑफ द सरप्राइज, ठीक चलेगा। अब ध्यान रखना है आपको, ये हो जाएगा आपको, इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें जो आपको मिलेंगी ना, ठीक है, यहाँ पर आपको देखिएगा कि अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कहाँ होगा, आफ्टर ऑफ द एडॉप्टिंग ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द टेक्निकल ऑफ द पार्टिकल ऑफ द, कहाँ कहाँ हो जाएगा, ये हिली एरियाज मिलेगा, कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको, हिली एरियाज में आपको मिलेगा, कौन 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 मिलेगा, देखते हैं हम लोग एक बार, नीचे से इसको देख लिए ना, इधर देख लिए, ये देखो, ये आपके देखिए, ये आपकी इमेज है, ये आपका लेटेराइट्स वाला सॉइल्स का आपका इमेज है, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये वाला पार्ट देखिएगा, जिसमें से आपको क्या क्या मिला, केरला, तमिलनाडु, दिस इज द सॉइल वेरी यूजफुल ऑफ ग्रोइंग ऑफ ट्री,
जो आपकी क्या होगा लेटराइट सॉइल होगी, वो सबसे ज्यादा किसके लिए वेरी यूजफुल होगी, या ध्यान रखिएगा, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड कॉफी के लिए, टी एंड कॉफी के लिए। रेट द लेटराइट द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, केरला एंड द मोर सुटेबल ऑफ द क्रॉस ऑफ द लाइक ऑफ द चेस्टनट्स के लिए। ठीक, चलिए अब देखते हैं एरिड सॉइल। अभी देखिए हम लोग एरिड सॉइल देखिए थे, एरिड सॉइल में जहां माउंटेनियस वाला होगा कलर सबको मिल जाएंगे। तो देखिए ध्यान रखना है कि आपको जो एरिड सॉइल वाला होगा, एरिड सॉइल आपको कहाँ कहाँ मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना है, इसको देख लेना है कि ये आप क्या होगा कि इवापोरेट्स होगा किसका, सबसे ज्यादा आपको क्या होगा वाटर का, जिसमें आपको होगा, आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि इसमें होगा द लोअर ऑफ द ऑक्यूपाइड ऑफ द बाय ऑफ द कंकर्ड एंड बिकॉज ऑफ द दिस इंक्रीज ऑफ द कैल्शियम कंटेंट। कैल्शियम के होने से क्या होगा, यहाँ कंकर मिलेगा डाउनवर्ड्स एंड द कंकर लेयर ऑफ द फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजॉन्टल ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। एंड ये क्या लिखा है, आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन दिस द सॉइल इज बिकम इज द कल्टिवेबल एंड एज द बीन द केस ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान। ये आपको कहाँ मिलेगा, वेस्टर्न राजस्थान में। ठीक, ये वाला पार्ट देखेंगे आपको, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल, क्या मिल जाएगा, फॉरेस्ट सॉइल। देखिए फॉरेस्ट सॉइल को समझ लेते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल को देखते हैं, फॉरेस्ट सॉइल क्या है, फॉरेस्ट सॉइल को समझते हैं। देखिए फॉरेस्ट सॉइल जो क्या है कि दिस सॉइल आर फाउंड इज द हिली एंड माउंटेन एरियाज। आपको कहाँ मिल जाएगा, हिलीज एंड माउंटेन एरियाज में। ये देखिएगा, ये सब आप देखिए ना, यहाँ पर सब चीज सब रटने चीजें वाली, जो चीजें समझाने वाली होंगी आपको समझा देंगे। ठीक है, इसको एक बार आप लोग देखिएगा कि माउंटेन्स इज द एरियाज इन द विच इज द सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट एंड द अवेलेबल एंड द सॉइल इज द टेक्सचर वेरियस ऑफ द अकॉर्डिंग ऑफ द माउंटेन्स। ठीक, ये आप लोग कुछ पढ़े होंगे, तो इसे देखिएगा, इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं है, तो फिर बहुत ज्यादा नहीं करना है। आर द लेयर ऑफ द फॉर्म ऑफ द लॉमनीस एंड द स्टेली ऑफ द वैली इन द साइड ऑफ द क्रॉस एंड द ग्रेनेट्स एंड अपर स्लोप इन द जोन ऑफ द कवर्ड एरियाज। ठीक है, ये आप देखेंगे इसको, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ये वाला देखेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आपको पूछता है, हाँ ये आपको समझाएंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसको देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेंगे और ये इसको देखकर समझ लेते हैं चीजें, इसको देखते हैं, चलेगा। आपसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस करेगा ना, उसको समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, जो चीजें दी गई है एमसीक्यू में उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। देखिए सॉइल का इरोजन क्या होता है, पहला आपको देखेंगे यहाँ पर लिखा है गुलीज इरोजन, यहाँ पे लिखा है गुलीज इरोजन। ठीक है, इसको देख लेते हैं, चीजें समझ लेते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ लिखा है ना कि ध्यान रखना है कि सॉइल इरोजन में चीजें हो क्या रही है। यहाँ लिखा है ना कि ये आपको जो चीजें दिख रही हैं आपको कि यहाँ पर इरोजन क्यों हो रहा है, गुलीज क्या है, इसको देखते हैं हम लोग, समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गुलीज क्या है, ये आप इस बार देख लीजिएगा, गुलीज क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए ना, वो जो गुलीज है, गुलीज क्या है, गुलीज को देखते हैं, गुलीज को समझते हैं। देखिए गुलीज क्या है, देखिएगा यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रहा है, दिख रहा है आपको इमेज, ये चीजें इमेज दिख रहा है, बहुत सही इमेज दिख रहा है। देखिए ये क्या होगा कि आप देखिएगा ना कि जैसे कि सपोज करेगा कि हमारे पास एक लैंड है, क्या है लैंड, और यहाँ से बारिश हो रही है, ऐसे पानी आ रहा है, सपोज करते हैं कि यहाँ से ऐसे पानी आ रहा है, जब बहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर सारी जो ये सॉइल होगी, ये क्या होगा, बिल्कुल क्या हो गया, आपको बह कर निकल जाएगी, और यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा, एकदम ऐसे क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक बात तरीके से क्या होगा, प्रॉपर रूप से एक जगह बन जाएगा, और यहाँ पर एक नाली टाइप बन जाएगा। मतलब कि आप देखेंगे ऐसे से आता है, जहां पर आपको आप देखेंगे बारिश होती है, वहां से क्या होती है, सॉइल बहती है, बहने के बाद क्या होता है, वहां पर ऐसे पतले 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 होते हैं, जगह से खाली ऐसा लगता है कि पानी यहीं से आपको जा रहा था, वो फ्लो हो रहा था, उसी को हम लोग बोलते हैं गुलीज। क्या बोलते हैं, गुलीज। देखिए ये वाली इधर से फ्लो हो गई, ये वाला देखिएगा इधर चली गई है, मतलब कि जहां से आपकी मिट्टी आपको बह कर निकल जाएगी और वो जो रास्ता बन जाएगा ना, वही क्या कहलाएगी आपकी गुलीज, क्या कहलाएगा गुलीज। और यहाँ के गुलीज इरोजन से क्या होगा, आपको हो जाएगी। उसके बाद देखिए बैडलैंड्स होगा, क्या होगा कि द लैंड ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड कल्टीवेशन इज नोन एज द बैडलैंड्स हो जाएगा। जैसे चंबल देखिएगा, चंबल का बेसिन, चंबल क्या है, एक रिवर है, क्या है, रिवर। अगर चंबल को देखेंगे ना, अगर चंबल को
देखेंगे। अगर चंबल रिवर को देखेंगे कि देखिए लिखा ना कि इन द चंबल, अगर चंबल को हम लोग देखेंगे और चंबल को समझेंगे, चंबल देखिएगा, चंबल कहाँ है? राजस्थान में। इसीलिए आपसे बोले थे कि अगर ड्रेनेज पढ़े होंगे ना आप लोग बहुत अच्छा समझाएगा। देखिए चंबल जो है, चंबल, चंबल की क्या हुआ? चंबल की घाटी से कहते हैं ना कि चंबल के डाकू यहीं पे जाकर छिपे हुए थे। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो गुलीज बना लिया, बहुत ज्यादा गुलीज बनाया। गुलीज बनाने से क्या होगा? और वो सारा चीजें हो जाएगी, वहां देखो लिखा है ना कि बेसिन वहां बना लेगा, और एक बेसिन बनाएगा, बहुत बड़े बड़े बेसिन बन जाएंगे, इतने बड़े बड़े बेसिन बन जाएंगे कि वहां पर छुपने उपने का बहुत अच्छा लिखा है ना, बेसिन सच एज द लैंड आर कॉल्ड द रेवेंस। तो अगर पूछेगा कि रेवेन्यूज क्या होता है, तो जो क्या होती है, बड़ी बड़ी रिवर जो चंबल बनाती है उसे रेवेन्यूज लिखा है ना। सम वाटर फ्लो ऑफ द सीट एंड ओवर लार्ज एरियाज डाउन ऑफ द स्लोप। अगर स्लोप अगर दूर से अगर पानी से बहता हुआ है, अगर स्लोप से बहते हुए पानी आए और यहाँ से बहते हुए आएगा, और फिर एक बार क्या हो, ये रिवर अपनी रास्ता बदलते हैं और ये क्या हो, पूरा जगह खाली हो जाएगा, और जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यूज बोलेंगे। ये यहाँ पर होता है। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर आपको इमेज दिया, तो इमेज को देख लेते हैं किसका इमेज दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है आपको सॉइल इरोजन का, सॉइल इरोजन का। अब देखेंगे यहाँ से क्या हो रहा है, ये देखो ये मिट्टी क्या कट कट के बह रही है, चली जा रही चली जा रही चली जा रही चली जा रही है, ये क्या है? सॉइल इरोजन है। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारी ये है कि सॉइल इज द वॉश द वे एंड द नोन एज द सीट इरोजन। क्या हो जाएगा? सीट इरोजन। सीट इरोजन का मतलब यही होता है कि आप देखेंगे कि क्या होगा, जब पानी बहती है, जैसे आप रिवर देखें बाढ़ हो जाती है, तो ऐसे क्या होती है, मिट्टी कट 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 के गिर जाती है, कट कट के गिर जाती है, उसी को बोलेगा बोलते हैं सीट इरोजन। विंड द फ्लो ऑफ द लूज ऑफ द सोल द फ्लैट द स्लोपिंग ऑफ द लैंड इज द विंड इरोजन। मतलब क्या होगा, जो हवा के साथ बहेगी, विंड इरोजन। सॉइल इज द इरोजन ऑफ द आल्सो ऑफ द डिफेक्टेड मेथड। जैसे क्या होगा, फार्मिंग करते हैं, पॉलिंग करेंगे रॉन्ग वे तरीके से, करेंगे नहीं करेंगे? जैसे आप लोग जुताई करेंगे, पानी ऐसे छोड़ दिए, इरिगेशन कर रहे हैं, पानी बह रहा है, मिट्टी साथ साथ बह रही है, पूरा लैंड बह रहा है, ये हो जाएगा। तो देखा ना कि द स्लोप ऑफ चैनल फ्रॉम ऑफ द क्विक फ्लो ऑफ द वाटर एंड लीडिंग ऑफ द सॉइल इरोजन, आपको चीजें हो जाएंगी। उसके बाद क्या लिखा है, पॉलिंग ऑफ द एलोंग ऑफ द, ये आपको दिखेगा कि ये चीजें हो जाएगी, हिमालय में हो जाएगा। अच्छा, इसको बचाना कैसे है? क्या करना होगा कि हमें ज्यादातर क्या करने के, पेड़ लगाने पड़ेंगे, मैक्सिमम क्या होगा, सॉइल इरोजन बना होगा, मतलब कि हम लोग पॉल्यूट चीजें नहीं करेंगे, ये क्या होगा, आपको सॉइल इरोजन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखिएगा यही चीजें आपको दी गई थी, और ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। ये चैप्टर क्या होता है? फिनिश। आई होप ये हमारी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है। अगर आपको किसी और चैप्टर का वीडियो चाहिएगा तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।